आज मैं तुम लोगों को ऐसा रामबाण उपाय देने वाला हूं कि तुम लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है क्लास 12th बिहार बोर्ड का, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं जो कि पढ़ लोगे तो चांसेस बनते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि एग्जाम का हमारा पैटर्न क्या है, एग्जाम किस हिसाब से पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव का मैंने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का दोनों पार्ट, तुम्हारा जो दो बुक है समकालीन विश्व राजनीति भाग 1 और दूसरा जो है तुम्हारा स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2, दोनों का ऑब्जेक्टिव में बनाकर अपलोड कर दिया हूं। पढ़ लो, नहीं तो पछताओगे। जब क्वेश्चन आएगा फिर मिला लेना जाकर वहां से, तब पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन उससे आए हैं तुम्हारे। ठीक है ना। और यहां पे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक ऐसा पिटारा लेकर आया हूं कि अगर जो पूरा का पूरा वीडियो अच्छा से देख लेते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कॉपी पे लिख लेते हो, इतना पढ़ के चल जाते हो, तो चांसेस है क्वेश्चन आने के इसके आसपास के ही क्वेश्चन तुम लोगों के आएंगे। तो चलो मैं बात करता हूं यहां पे दोनों बुक का मैंने तुम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया यहां पे स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी भाग 2 और एक तुम्हारा है बुक समकालीन विश्व राजनीति भाग 1। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे यहां पे मेरे बच्चों, पूरा का पूरा वीडियो देखना तब समझ में आएगा। नहीं तो मैं बता रहा हूं ना कि जो एग्जाम होने वाला है 3 तारीख का है ना, शायद 3 फरवरी को है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम। फिर माथा खुजवा के आओगे और बाद में जब देखोगे कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन सर ने क्या क्या पढ़ाया है, तब वहां पे फिर दिमाग ठोकोगे कि तुमने गलती क्या की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे 20 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के, यानी एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे जिसको एक या दो लाइन में तुम्हें लिखना है। फिर 10 प्रश्न ऐसे आएंगे जो 3-3 अंक के होंगे, जो तुम्हें 60 से 80 शब्दों में लिखना है या 3 से 4 लाइन में लिखना है। और 5 प्रश्न जो आएंगे वो 5-5 अंक के आएंगे, जो 6, 7 या 8 लाइन में सीधा सीधा बोले तो वहां पे तुम लिख सकते हो। यानी जो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 20 + 10 + 5, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी यहां पे 35। और बाकी जो तुम्हारा बहुविकल्पीय है यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तुम्हारा रहेगा, कितना बनाना रहता है वो वहां पे देखोगे। अब वो मैंने दोनों का दोनों करवा दिया। ऑब्जेक्टिव 160 पार्ट 1 का और दूसरा यानी 100, यानी टोटल 260 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ये जाकर देख लेना, मैं बता रहा हूं, नहीं तो फंसोगे बुरे तरीके से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन एक एक नंबर का, सबसे पहले मैं क्वेश्चन देख रहा हूं यहां पे। पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, शीत युद्ध किस अवधि को कहा जाता है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा, नहीं तो कॉपी पेन लेकर इसको बैठ जाओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फोन का और इसको पढ़ लो। तो सन 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ तक की अवधि को शीत युद्ध कहा जाता है। यानी 1945 से लेकर 1991 की अवधि को शीत युद्ध कहा जाता है। ब्रिटेन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र शब्द का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो उन उद्योगों और व्यवसायों को दर्शाने के लिए सरकार के स्वामित्व में थे जो जन सामान्य के हित में चलाए जाते थे, उसके प्रयोग में किया गया था। सॉफ्टवेयर क्रांति किस देश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने वाली क्रांति है? तो याद रखना, जो सॉफ्टवेयर क्रांति है वो भारत की है। आपदा प्रबंधन किस प्रकार की सुरक्षा से संबंधित है? तो प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप या बाढ़ या मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित जो हम लोग बनाते हैं जैसे आग, दुर्घटना से जीवन और संपत्ति के सुरक्षा से संबंधित है आपदा प्रबंधन। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन क्या है? एशियान है। क्या है? एशियान है, याद रखना, जिसको हम आसियान भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत का संबंध जीवनदायक यानी लाइफ लाइन कहा जाता है? तो याद रखना है हमारा नेपाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य? तो याद रखना 5 ही स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। आर्थिक वैश्वीकरण के लिए आधुनिक विश्व में कौन सी संस्था प्रमुख भूमिका निभाती है? जो आर्थिक वैश्वीकरण है तो याद रखना WTO यानी विश्व व्यापार संगठन।
क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है जिसने भारत की कृषि व्यवस्था को प्रभावित किया है? तो याद रखना, हरित क्रांति किससे है? कृषि क्षेत्र से है। सन 1947 में भारत पाक विभाजन के समय किस राज्य में सबसे अधिक हिंसा हुई थी? तो याद रखना, मैंने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ाया है, पंजाब और बंगाल में सबसे अधिक हिंसा हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो पहली आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुआ था, यानी 1952 भी तुम लिख सकते हो, ये भी सही रहेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, फजल अली थे। गैर गठबंधन आंदोलन की स्थापना किस विचारधारा पर आधारित थी? तो किसी भी सैन्य गुट यानी अमेरिका या सोवियत में शामिल ना होने की नीति पर थी, यानी कि हम लोग ये चाहता था कि ये अमेरिका या सोवियत यानी रूस की तरफ शामिल ना हो। भारत ने किस देश पर आक्रमण करके 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में मदद की? तो चोट्टा देश, ठीक है, कौन सा देश? चोट्टा देश। भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी कब लगा था? इंदिरा गांधी के काल में लगा था। कि घोषणा किस वर्ष और किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? तो याद रखना, वर्ष 1975, ये याद नहीं रखोगे तो चलेगा, और अनुच्छेद कौन सा था? 352। 1975 और अनुच्छेद 352। जनता पार्टी, मैंने बताया था कि गैर कांग्रेसी का पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? जनता दल के बने थे। गठन किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यानी इस पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस के विरोधी दलों के एकीकरण और आपातकाल विरोधी आंदोलन के परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी ने आपातकाल इमरजेंसी लगा दी थी देश पर, उसी के आंदोलन के रूप में, विरोधी आंदोलन के रूप में जनता पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय राजनीति में कौन सा आयोग, मंडल आयोग की सिफारिश का मुख्य प्रभाव पड़ा? यानी मंडल आयोग अनपिछड़ा वर्ग जो ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला, कितना परसेंट आरक्षण मिला? तो 27% आरक्षण मिला, जिससे भारतीय राजनीति में जातिगत समीकरण क्या हुए? बदले। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 3। मौलिक अधिकार हमारे किस भाग में है? तो भाग 3 में है। दलित पैंथर्स, कौन सा पैंथर्स? दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो याद रखना, दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार केंद्र में पहली बार किस वर्ष आई थी? तो 2004 में आई थी, और प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। अब हम बात करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 3 अंक के रहेंगे, जो कि 10 प्रश्न आएंगे। तो 10 प्रश्न यहां पे तुम लोग आसानी से देख सकते हो कि क्या क्या ऐसे प्रश्न है। पहला प्रश्न यहां पे है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति यानी कि समकालीन विश्व राजनीति है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस तरीके का पूछेगा, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया, बस याद रखना यहां पे समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है ना। तो देखो, समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शीत युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? देखो ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से है, द्वितीय ये वाला क्वेश्चन है, ये मत समकालीन विश्व राजनीति, तो ये हो गया हमारा, इसको हटा दो। क्वेश्चन ये है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शीत युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, और नाटो और वर्सो संधि का भूमिका स्पष्ट कीजिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। तो शीत युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई थी? तो जब द्वितीय विश्व के बाद अमेरिका और सोवियत संघ यानी 2 ऐसे देश थे जो 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे। महाशक्ति के रूप में कौन कौन उभरे? अमेरिका और सोवियत संघ उभरे। दोनों के बीच में विचारधारा यानी कि अलग अलग विचारधारा थी। अमेरिका अलग सोचता था और सोवियत संघ अलग सोचता था। अमेरिका सोचता था पूंजीवाद और सोवियत संघ सोचता था साम्यवाद। और राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई, यानी दोनों के बीच में लड़ाई हुई। यद्यपि दोनों के बीच में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। प्रत्यक्ष युद्ध का मतलब होता है कि एकदम सामने गोलाबारी चल रहा है, बंदूक चल रहा है, वो नहीं हुआ, लेकिन तनाव दोनों में बना रहा।
शीत युद्ध का मतलब यही होता है कि बिना मारपीट के जो लड़ाई लड़ी जाए उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। तो कभी भी पूछे शीत युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई थी भाई, तो दोनों के बीच में अपने विचारधारा का टकराव था, इसलिए शीत युद्ध की उपस्थिति बनी। नाटो और वार्सो संधि क्या है, तो नाटो और वार्सो संधि की भूमिका याद रखना, अपने अपने गुटों को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने नाटो को बनाया, अमेरिका ने क्या बनाया, नाटो को बनाया, और सोवियत संघ ने किसको बनाया, वर्सो संधि को बनाया। बस ये याद रखना है कि नाटो को किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया, नाटो को किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया, बार बार दोहराओ, नाटो को किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया, और वार्सो संधि, वार्सा संधि जिसको बोलते हैं, उसको किसने बनाया, तो रूस ने बनाया, या रूस को हम सोवियत संघ ने बनाया। याद रखना, इन सैन्य गुटों ने शीत युद्ध को और गहरा कर दिया। दोनों ने जब अपने अपने गठन किया संधि का, तो इसने शीत युद्ध को और बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आघात चिकित्सा किसे कहते हैं, आघात चिकित्सा किसे कहते हैं, पूर्व सोवियत संघ के देशों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी जो सोवियत संघ था उसके देश पर आघात चिकित्सा का प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे हम आघात चिकित्सा है क्या। तो आघात चिकित्सा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में क्या, साम्यवादी, जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को त्याग कर एक बारगी पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो आघात चिकित्सा का मतलब यह होता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि सोवियत संघ अलग अलग देशों में टूट गया, तो जो यूरोप और मध्य एशिया के देश थे वो समाजवादी को त्याग दिए और किसको अपना लिए, पूंजीवादी बाजार को अपना लिया। पूंजीवादी बाजार एक लचर अर्थव्यवस्था होती है, याद रखना, इसी को हम आघात चिकित्सा कहते हैं। समझ में आया। इसका प्रभाव सोवियत संघ पर क्या पड़ा, क्योंकि इसको तो झटका लग गया सोवियत संघ को, तो इन सोवियत संघ के भारी मुद्रास्फीति फैल गई। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई बढ़ गई, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और वहाँ बेरोजगारी बढ़ी, संसाधनों का निजीकरण हुआ यानी प्राइवेट हो गया, और सामाजिक असमानता, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, सामाजिक असमानता बढ़ी और लोगों का जीवन स्तर गिर गया। याद रखना, आघात चिकित्सा से यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, उसको बहुत क्षति पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काट ही दो, ये लिखा गया टाइपिंग में मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सुधारों की आवश्यकता पर विचार कीजिए। यानी संयुक्त राष्ट्र ने क्या क्या सुधार किए और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के सुधारों की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। वर्तमान विश्व में एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों की भूमिका बढ़ी, यानी कि वर्तमान विश्व में एशिया और अफ्रीका तेजी से आगे बढ़े, जबकि सुरक्षा परिषद अभी भी 1945 की संरचना पर आधारित था, यानी कि यह पुराना हो चुका था। इसलिए इसके प्रतिनिधित्व में विस्तार और लोकतांत्रिकरण जरूरी है। कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र ने सुधार क्यों किया, क्योंकि बहुत पुराना संस्था बना हुआ था, लेकिन अब कुछ ऐसे एशिया और अफ्रीका आगे बढ़ चुके थे, तब इसको लगा कि नहीं, हमें भी इसमें सुधार करने की जरूरत है। अब स्थायी सदस्यता के मुद्दों पर भारत का क्या दृष्टिकोण है। स्थायी सदस्यता मैंने बता ही दिया कि 5 स्थायी सदस्य होते थे। तो परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा करता है, भारत भी बोलता है कि हम भी क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, हमारा लोकतंत्र है। इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यूएन शांति अभियानों में इसका योगदान भी, हमारा योगदान यानी भारत का योगदान क्या है, सराहनीय है। इसलिए बोलता है कि भाई हम भी इसके स्थायी सदस्य हैं और भारत को इनवाइट किया जाता है जब इसकी मीटिंग्स होती हैं।
पारंपरिक सुरक्षा, दो सुरक्षा होता है, एक पारंपरिक सुरक्षा होता है, दूसरा गैर पारंपरिक सुरक्षा होता है। दोनों में अंतर क्या है बताओ मुझे। देखो, पारंपरिक सुरक्षा का मतलब है या राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा और विदेशी हमलों से बचाव पर केंद्रित है। पारंपरिक का मतलब है हमारा जो राष्ट्र की सीमा है, यानी विदेश की जो, जैसे पाकिस्तान भारत की सीमा है, अफगानिस्तान भारत की सीमा है, बांग्लादेश भारत की सीमा है, और जब कोई विदेश हमला होता है तो उससे हमेशा बचाव पर केंद्रित होती है। इसमें सैन्य शक्ति और युद्ध को मुख्य धमकी माना जाता है। अगर जो कोई देश ऐसा करता है तो हम उसको धमकी मानकर हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, अपने देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या है? इसमें उन खतरों को शामिल किया जाता है जो मानव जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे आतंकवाद। आतंकवाद कोई देश तो नहीं पाल रहा है, कोई नहीं देश बोलता है कि हम आतंकवाद को पाले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में भर भर के आतंकवाद है, तो ये गैर पारंपरिक हो गया। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे बहुत सारा टेम्परेचर हाई हो रहा है, महामारी, भूखमरी, ये सब क्या हो गए? गैर पारंपरिक सुरक्षा हो गए। और दूसरा क्या है हमारा कि आतंकवाद को सुरक्षा की किस श्रेणी में रखा जाता है और क्यों? तो आतंकवाद को किस में रखा जाएगा? गैर पारंपरिक सुरक्षा की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह आम नागरिकों को क्या करता है? निशाना बनाता है, और हमारे सीमाओं से परे या अंदरूनी सुरक्षा को क्या करता है? चुनौती देता है। इसका उद्देश्य सरकार को डराना और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना होता है। तो समझ में आ गया, पारंपरिक सुरक्षा जो कि सबके सामने होता है, कह के किया जाता है, लेकिन गैर पारंपरिक सुरक्षा कह के नहीं किया जाता है। भूखमरी, महामारी, ये सब अचानक आती है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण। देखो, ये समकालीन यानी कि पहले भाग का ये सारा क्वेश्चन है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी वैश्वीकरण का मतलब मैंने समझाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जब एक आदमी 10 देशों में अपने बिजनेस को करता है कि हमारा मैन्युफैक्चर, यहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है, वहाँ कॉल सेंटर लगा हुआ है, वहाँ मार्केटिंग टीम है, तो हम पूरी दुनिया में जब घूम घूम के चीज़ों को करते हैं उसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो पर्यावरण पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा और सार्वजनिक भलाई की अवधारणा को समझाइए। इस सार्वजनिक भलाई है क्या? तो वैश्वीकरण ने उत्पादन और खपत को बढ़ाया। मेनली तौर पे वैश्वीकरण हुआ तो उत्पादन बढ़ा और लोगों ने खपत करना शुरू किया, जिससे प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल, खनिज, इसका दोहन हुआ, यानी कि हम लोगों ने उसका उखाड़ना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ? प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम लागत वाले देशों में कारखाने लगाकर वहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है बहुत कम लागत लगाती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। सार्वजनिक भलाई है क्या? इसका अर्थ ऐसा होता है ऐसी संपत्ति या ऐसा संसाधन जिनका लाभ सभी को मिलना चाहिए। सार्वजनिक का मतलब हुआ सभी को मिलना चाहिए, जिसे किसी एक व्यक्ति या देश पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता। यानी क्या भारत देश का कोई एक अधिकार है, कोई एक राजा है? नहीं। तो ये सार्वजनिक भलाई है। जैसे साफ वायु सबको चाहिए भाई, स्वच्छ जल सबको चाहिए, सुरक्षित पर्यावरण सबको चाहिए, इसी को हम लोग सार्वजनिक भलाई कहते हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब इसका एक क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट 2 का तुम्हारा। स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय विभाजन ने देश के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां खड़ी कर दी थी? जब हमारा देश विभाजन हुआ तो हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई? पहला, सांप्रदायिक हिंसे हुए, मतलब विभाजन के समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयानक दंगे हुए जिसमें लाखों लोग मारे गए। शरणार्थी समस्या हुई, लगभग 80 लाख लोग यानी शरणार्थी को बसाने और उनके पूर्णवास की समस्या थी, यानी कि सब घर बार छोड़कर उधर से इधर भाग आए, तो उनको बसाने की सबसे बड़ी समस्या आई। संपत्ति और सीमा विवाद हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति, पानी, सीमाओं, कश्मीर को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। एकीकरण की चुनौती। एकीकरण की चुनौती का मतलब होता है 500 से अधिक देशीय रियासतों को भारत में विलय करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। देशी रियासत क्या होता था? छोटे छोटे रियासत थे जो कि अलग अलग राजा रूल कर रहे थे। तो जब भारत बना तो भारत को इसको भारत में मिलाना बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई थी। एक और क्वेश्चन आता है यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। सन 1962 के दौरान यानी भारत युद्ध चिन्ह ने
यानी कि जब भारत चीन युद्ध हुआ ने भारतीय विदेश नीति और आंतरिक राजनीति को किस तरह प्रभावित किया? तो 1962 का चीनी आक्रमण भारत के लिए क्या था? एक झटका था। विदेश नीति पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसने नेहरू जी के पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई के सिद्धांत को विफलता साबित कर दी कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई नहीं होंगे। भारत को रक्षा के क्षेत्र पर आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता महसूस हुई कि भाई हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है कि अगर जो कोई भविष्य में हमें आक्रमण करता है तो हम फुलफिल रहे अपने आप में। आंतरिक राजनीति मतलब कांग्रेस पार्टी की छवि क्या हो गई? कमजोर हुई और विपक्षियों जैसे कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ ने नेहरू सरकार की आलोचना की। देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई और रक्षा व्यय में क्या हुई? बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई। स्वतंत्र भारत में राजनीति का एक और क्वेश्चन है। भारत में 1989 के आम चुनावों के बाद गठबंधन राजनीति का युग प्रारंभ हुआ। जैसे मैंने बताया कि पहले क्या था, एक ही पार्टी पूरा का पूरा, देखो जब भी एक पार्टी किसी देश पर रूल करती है तो मान 545 हमारा लोकसभा सीट है, तो इसका आधा लाना बहुत ही जरूरी है। तो आधा 200 क्या हो जाएगा? 42, तो 43 सीट, यानी एक ज्यादा। इतना कोई अगर जो अकेले पार्टी लाती है तो उसका प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री भारत में बनेगा। मान लो कोई पार्टी नहीं इतना सीट लाती है, 2 या 3 पार्टी मिलकर क्या करते हैं, इस सीट को जोड़ते हैं। मान लो कोई पार्टी 100 सीट लाया, कोई पार्टी 80 सीट लाया और कोई पार्टी 60 सीट लाया, तो ये तीनों आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। उसी को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो 1989 के पहले क्या था कि कोई भी एक पार्टी जीत के सरकार बना रही थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कोई एक पार्टी इतना सीट ला ही नहीं पा रही थी। तो क्या शुरू हुआ? गठबंधन राजनीति का युग प्रारंभ हुआ। इस गठबंधन युग की कोई 3 विशेषता बताइए। पहला, एकल दल के प्रभुत्व का अंत हुआ, यानी कि एकल दल का मतलब होता कोई एक पार्टी सरकार बना रही थी, उसका खात्मा हुआ। जैसे कांग्रेस का दशकों तक चला एकाधिकार समाप्त हो गया और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पूर्ण बहुमत का मतलब वही 243 सीट जो ले आएगा उसे पूर्ण बहुमत कहते हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। जैसे क्षेत्रीय दलों का मतलब होता है जहां पे अपनी अपनी लोकल पार्टी थी वो बूम करना शुरू हो गई। जैसे तेलुगु देशम पार्टी, आरजेडी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए। स्थिरता और समझौता शुरू हुआ। स्थिरता और समझौता, सरकारें अक्सर गठबंधन धर्म के आधार पर चलती थी, जिससे अस्थिरता बनी रही और छोटे दलों की मांग क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि बड़े दल सोच लिए कि अगर जो हम लोग उसको नहीं मिलाएंगे तो हम सरकार देश में बना ही नहीं सकते। एक और क्वेश्चन है, लोकप्रिय आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र को गहरा करने में कैसे मदद की? हमारा जो आंदोलन था, लोकप्रिय आंदोलन, भारत का लोकतंत्र और अच्छा कर दिया, उसने कैसे मदद की? और चिपको आंदोलन क्या था, जिसको हम नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कहते हैं? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एकदम 100% लिख के ले लो। चिपको आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करे क्वेश्चन आएगा। लोकप्रिय आंदोलन उन मुद्दों को उठाते हैं जो चुनावी राजनीति के अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं। मतलब यानी कि उन्हें नहीं कुछ मिलता, उपेक्षित का मतलब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो मुद्दा उठाते हैं। ये आंदोलन जनता को जागरूक करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। भाई तुम ये काम नहीं कर रहे हो, सरकार को बोला जाता है, जिससे लोकतंत्र क्या होता है? और मजबूत होता है। सीधी सी बात, लोकतंत्र मजबूत होने का कारण यह है कि जब 2 आदमी तुम्हारे घर में है, तो मान लो काम करने के लिए आते हैं, तो एक काम नहीं करेगा, तुम्हारे घर के कुछ दल बोलेंगे वो अच्छा काम नहीं करता, तो वो फिर करेगा। चिपको आंदोलन क्या था भाई? तो ये उत्तराखंड में 1970 के दशक में पेड़ों की कटाई के विरोध में शुरू हुआ। लोग पेड़ों में लिपट गए कि हम काटने नहीं देंगे, इसलिए इसको चिपका नाम दिया गया, चिपको आंदोलन। महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर चिपको उन्हें काटने से बचाया। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों को अधिकारों को राष्ट्रीय मंच स्थापित किया। एक और क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए सन 1977 का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? जनता पार्टी की विफलता के क्या कारण थे, यानी जनता पार्टी भी विफल हो गई, उसके क्या कारण थे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी का पतन क्यों हुआ। तो जब 1977 का चुनाव हुआ, उसमें स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता से बाहर कर दिया गया, यानी कांग्रेस हार गई।
यह आपातकाल के खिलाफ जनता के आक्रोश का परिणाम था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल इमरजेंसी लागू कर दिया था, जिसके कारण लोग घरों से निकल नहीं सकते थे, बाहर घूम नहीं सकते थे, शादी कर नहीं सकते थे, बहुत सारी चीजों पर रोक लगा दिया गया था। इसलिए लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए और कांग्रेस को हरा दिया। जनता पार्टी का विफलता का क्या कारण था? यह पार्टी विचारात्मक रूप से एकजुट नहीं थी, मतलब लोग जो पार्टी के अंदर थे जनता पार्टी के, वो एक साथ ही नहीं थे, जिससे दक्षिणपंथी, वामपंथी, समाजवादी सब एक साथ मिल गए थे, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। आपसी खींचतान और महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टी क्या हो गई, टूट गई। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफलता हुई, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी हारी तो जनता पार्टी सत्ता में आई। जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो इसने क्या किया कि अच्छे से रूल देश पर नहीं किया, काम नहीं किए, बाद में जनता पार्टी भी हार गई, अब फिर से वापस कांग्रेस पार्टी जीत गई। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 अंक के आते हैं, तो इसमें ध्यान में रखना। इसका पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ बता देता हूं, तुम लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बता दिया वही। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो सोवियत संघ था टूट गया, क्यों टूट गया, उसके कारण क्या थे। इस विघटन से यह प्रमाणित होता है कि समाजवाद एक असफल व्यवस्था है। जो समाजवाद है वो क्या है, एक असफल व्यवस्था है। और पूंजीवाद, बहुत सारे देशों ने पूंजीवाद को अपनाया, लेकिन जो सोवियत संघ था वो समाजवाद को अपना रहा था। अपने तर्क से समझाइए। तो ये देख लेना समाजवाद क्यों असफल रहा, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट इसको हटा देता हूं, तो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो और इसको पढ़ लेना, कॉपी पे लिख लेना। एक क्वेश्चन ये भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ, कौन सा राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता बताइए और प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। क्या विश्व शांति बनाए रखने में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत है? अगर जो जरूरत है तो फिर क्यों है? वीटो शक्ति का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए कि वीटो शक्ति क्या है। या ये ध्यान में रखिएगा इस चीजों को, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देख लो। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आंसर भी दे दे रहा हूं, पढ़ के एकदम कर लो बाबू, मैं बता दे रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर का मतलब होता है हर एक धर्म के लोग भारत में रह सकते हैं, राज्य क्यों बनाने का निर्णय किया? स्वतंत्रता के बाद से अब तक के संदर्भ में भारतीय धर्मनिरपेक्षता का प्रकृति पर प्रकाश डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती क्यों मानी जाती है? यानी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, यानी कि हम जो लोकल रहते हैं, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती क्यों मानी जाती है? जम्मू या कश्मीर की समस्या का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि इन समस्याओं का लोकतांत्रिक ढंग से समाधान संभव है। जम्मू कश्मीर में क्या था कि हमारा देश में तिरंगा झंडा, लेकिन जम्मू कश्मीर का अलग एक रूल्स था, अलग झंडा थे, लेकिन 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरी की पूरी तरीके से भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने अभी 35 क्वेश्चन तुम लोगों के बच्चों मैंने बता दिए, यहाँ पे अच्छे से रिवीजन कर लो ये 35 क्वेश्चन। उसके बाद मैंने 160 क्वेश्चन का पार्ट 1 बुक का एमसीक्यू बता दिया, तुम लोग का वीडियो जाके देख लो जिसने नहीं देखा है। और तीसरा मैंने 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू पार्ट 2 जो तुम्हारा बुक है, भाग 2 जो बुक है स्वतंत्रता के बाद का, उसके लिए बना दिए। तो ये अच्छे से रिवीजन कर लो, तुम्हारे लिए बता रहा हूं रामबाण साबित होगा। जो 3 फरवरी का बिहार बोर्ड का 3 फरवरी का जो इंटर का एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करो अच्छा से, और बहुत ही बेस्ट लक है तुम लोगों के लिए। बेस्ट विशेष है कि तुम लोग अच्छे से एग्जाम में करके आओ, और गुरुमेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों के बीच में जरूर करना, कि बहुत सारे बच्चों को मेहनत रंग लाएगी और वो लोग मेहनत कर सकते हैं। इसके बाद तुम लोगों की क्या प्लानिंग है उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और खुश रहिए। तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।